स्वागत है आप सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे हैं वीडियो रिवीजन सीरीज की, जिसका डे 8 है। आज डे 7 में हम लोगों ने कृषि एवं आर्थिक विकास नामक टॉपिक शुरू किया था, जो कि आपके 30 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 टॉपिक पर चर्चा कर ली थी। कौन कौन से? राजस्थान कृषि आधारित उद्योगों की, वृहद सिंचाई परियोजनाओं की, बंजर भूमि सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाओं की और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। आगे शुरू करते हैं हम। तो अगला हमारा सिलेबस का टॉपिक वो है उद्योगों का विकास और उनका स्थान। तो शुरू करो, चलो। औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएंगे? एग्रो फूड पार्क। तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं। कहाँ का? कोटा में, जिसका नाम है रणपुर। दूसरा बोरानाड़ा, जो कि है जोधपुर में। तीसरा गंगानगर में। और चौथा अलवर में। ठीक है, इसको याद रखा कैसे जा सकता है? और एग्रो फूड पार्क है कृषि संबंधी, तो गंगानगर में हमारे यहाँ ठीक ठाक कृषि होती है, इसीलिए। ठीक है, जोधपुर और अलवर। अलवर राजस्थान का नया औद्योगिक नगर के रूप में उभर रहा है, क्योंकि औद्योगिक पार्क वगैरह ये सब है यहाँ पर, तो अलवर होगा ही होगा। कोटा और जोधपुर महत्वपूर्ण शहर हैं, इस कारण से कोटा और जोधपुर है। ठीक है, फिर एक ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? रूपनगढ़ अजमेर में बन रहा है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। उसके बाद जापानी पार्क जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जापानी पार्क कहाँ बन रहे हैं? दोनों के दोनों कहाँ है? अलवर में। निमराना अलवर में और गिलोट अलवर में। कोरियन पार्क ये भी गिलोट अलवर में ही बन रहा है, कोरियन पार्क भी। मसाला पार्क कहाँ का है? तो मसाला पार्क 2 हैं। सबसे पहला मथानिया जोधपुर में और दूसरा रामगंज मंडी कोटा में। तो उसके बाद परिधान पार्क। परिधान पार्क कहाँ है? जगतपुरा जयपुर में है। परिधान या अपैरल पार्क याद रखना है। परिधान या अपैरल पार्क जो है, कंफ्यूज नहीं होना, भीलवाड़ा में नहीं है। कहाँ है? जयपुर में है, जगतपुरा में। पुष्प पार्क कहाँ है? खुशीखेड़ा में। एक बार और अगर रिवीजन करें हम, एक बार और देख लेते हैं, तो 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ? कोटा, अलवर, गंगानगर और जोधपुर में। मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कहाँ है? रूपनगढ़ अजमेर में है। जापानी पार्क कहाँ है? निमराना और गिलोट में है। कोरियन पार्क कहाँ है? गिलोट अलवर में है। मसाला पार्क कहाँ कहाँ है? 2 है, मथानिया जोधपुर में और रामगंज मंडी कोटा में। परिधानी अपैरल पार्क कहाँ है? तो जगतपुरा में है, महल रोड पर, जयपुर में। भीलवाड़ा में नहीं है ये, ठीक है ना, जयपुर में। पुष्प पार्क कहाँ है? खुशीखेड़ा अलवर में है पुष्प पार्क। उसके बाद निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए निर्यात संवर्धन पार्क। ये कहाँ कहाँ है? 3 है ये। सीतापुरा में जयपुर में, बोरानाडा जोधपुर में और निमराना अलवर में। देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो बना था वो था कौन सा? सीतापुरा। देश का पहला था सीतापुरा वाला, जो कि जयपुर में है। कब बना था? 1997 में। चलो आगे है राजस्थान की औद्योगिक विकास की नीतियां। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। सबसे पहला तो यही कि प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, तो ये याद रखना है। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1978 में आई थी प्रथम नीति। ठीक है, फिर उसके बाद नवीनतम कौन सी है? तो नवीनतम याद रखनी है, 1 जुलाई 2019 को आई थी नवीनतम। ये 2 चीज याद रखनी है औद्योगिक नीति के बारे में। फर्स्ट 1978 1978 में, दूसरी 1 जुलाई 2019 को। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में एमएसएमई पॉलिसी, लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कब आई है? 4 दिसंबर 2024 को। ठीक है, राजस्थान निर्यात नीति कब आई है? 4 दिसंबर 2024 को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 की। इनके बारे में सिर्फ आपको ना ये याद रख लो कब आई है। जैसे ये एमएसएमई पॉलिसी है, तो कब आई है? 4 दिसंबर 2024 को। ऐसे निर्यात पॉलिसी कब आई है? 4 दिसंबर 2024 को। अब हम राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए जो संस्थाएं की भूमिका है ना, उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, यानी कि रिको। हम सब इसको रिको के नाम से जानते हैं, रिको। ठीक है, तो रिको की स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है। सबसे पहले राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम बना था मार्च 1969 में। इसको 2 भागों में बांट दिया। राजस्थान खनिज विकास निगम 1979 में 2 भाग में बांट दिया। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम, इसी का नाम जो है ना, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम, इसी को रिको कर दिया। तो आपको ये सब याद नहीं रखना, सीधा याद रखना है कि रिको। रिको की स्थापना कब हुई थी?
1980 में बनाया गया था रिको। और किसकी क्या काम करता है ये? औद्योगिक विकास के लिए सबसे प्रमुख वो है संस्था ये। राजस्थान में जो औद्योगिक विकास होता है उसके लिए सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? तो रिको है। अब रिको द्वारा क्या होता है, विशेष पार्क वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सीधा आरपीएससी आपके सब हर एक पेपर में ना इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये पार्क कहाँ है, वो पार्क कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। सबसे पहला मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ है? तो जोधपुर में। इसको कैसे याद रखोगे मेडटेक को? कि एम्स कहाँ है? राजस्थान में एम्स कहाँ होता है? जोधपुर में है। तो मेडटेक मेडिकल कहाँ बनेगा? जब एम्स है वहीं पे बनेगा ना, तो वो कहाँ है? जोधपुर में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ है? तो ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कौन से जिले में? जयपुर में, क्योंकि राजधानी है इसी वजह से। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ है? जयपुर में। फिर उसके बाद कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वो कहाँ है? तिवरी जोधपुर में। ये याद रखना है आपको। ठीक है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ है? तिवरी जोधपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन खुशीखेड़ा भिवानी में। ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन कहाँ है? तो कहाँ बन रहे हैं हमारे खिलौने वगैरह? कहाँ बन रहे हैं? खुशीखेड़ा भिवाड़ी में। उसके बाद जापानी जोन कहाँ है? निमराना अलवर में। और सोलर पैनल के लिए कहाँ बन रहा है? तो सोलर पैनल के लिए भी जोधपुर में बन रहा है। तो तीन हो गए जोधपुर के। जोधपुर के लिए कौन कौन से हो गए? मेडिकल वाला हो गया, मेडिकल डिवाइसेस पार्क, क्योंकि एम्स है यहाँ पर। दूसरा कौन सा हो गया? कृषि एवं खाद्य संस्करण वाला हो गया। और तीसरा सोलर पैनल वाला हो गया। ठीक है। जोधपुर के तीन हो गए, सोलर पैनल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण और मेडिकल डिवाइसेस। उसके बाद जापानी जोन वाला कहाँ है? निमराना अलवर में। और स्पोर्ट्स गुड वाला कहाँ है? खुशीखेड़ा भिवानी में। ठीक है। और इसके बाद 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है रेडिको द्वारा। इनसे क्या होता है? सीधा सीधा वो मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं इसको। ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है। जैसे गणेश्वर वाला आपको याद रहेगा रहेगा कहाँ है? सीकर में है। बोरानाड़ा हम इतनी बार देख चुके हैं, जोधपुर में है। चड़ुवाल याद रखना है। चड़ुवाल कहाँ है? सिरोही में है चड़ुवाल। मुरडा कहाँ है? राजसमंद में है। और माथासुला कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। एक बार और रिपीट करें तो क्या? जयपुर वाला कौन सा है? माथासुला। जोधपुर वाला हम सबको पता ही है, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं जोधपुर वाला, बुरानाडा। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से याद रखा जा सकता है, गणेश्वर कहाँ है? सिक्कर में। फिर उसके बाद मुरडा और चड़वाल याद रखने हैं। ठीक है। मुरडाल कहाँ है? राजसमंद में। और चड़वाल कहाँ है? सिरोही में। ठीक है। उसके बाद दो ये कुछ ना वो है पार्क है अन्य, जैसे खुशीगढ़ा कहाँ है? अलवर में, हम इतनी बार देख चुके हैं। टपुकड़ा कहाँ है? अलवर में ही है टपुकड़ा भी। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? कोटा में। और विश्वकर्मा कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। तो कोटा वाला, इंद्रप्रस्थ, टपुकड़ा और खुशीगढ़ा अलवर में, और विश्वकर्मा जयपुर में। अगली हमारी संस्था आती है राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजसिको। ये जो है जून 1961 में बनी थी राजसिको। ये राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिए जो है ना काम करती है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी, जो एमएसएमई इकाई है राजस्थान की, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 1955 में। ये स्थापना दिवस याद रखने हैं। रिको का कौन सा है? 1980। राजसिको का कौन सा है? ये ऊपर पढ़ी हमने, राजसिको, इसका कितना है? 1961। और आरएफसी का कितना है? आरएफसी का कितना है? तो 1955 या 1955। इनकी इसकी कुछ ऋण योजनाएं चलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है। तो ये 2013 में शुरू की थी इसने। इसमें 2000 1.5 करोड़ तक का ऋण जो है ना, 1.5 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है 6% के ब्याज अनुदान के साथ। ठीक है। उसके बाद सेम फैक्ट चलाई थी इन्होंने कि जो भी एक्स सर्विस मैन है ना, वो अगर अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं ना, तो उनको ऋण वगैरह उपलब्ध कराएंगे ये लोग। किसको? एक्स सर्विस मैन लोगों को। फिर उसकी अन्य प्रमुख ऋण योजनाएं कौन सी है? सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड और फ्लैगशिप फ्लैगशिप ऋण योजना। ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की। तो वो क्या है? राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। तो इसमें सबसे पहले खरीफ की फसलें आती हैं। खरीफ की फसलें वही होती हैं जो वर्षा ऋतु में होती हैं, आपको पता है ये चीज, जून से सितंबर के बीच। इसमें प्रमुख अगर याद रखें तो बाजरा, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, ये सब है। रबी की फसलें जो शीत ऋतु में होती हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच, जिसमें गेहूं, चना, सरसों, जौ, ये सब प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद जायद की फसलें आती हैं,
ग्रीष्म ऋतु में मार्च से जून के बीच तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब। व्यवसायिक फसलें क्या होती है? व्यवसायिक फसलें होती है जिनका उपयोग केवल व्यवसाय या आर्थिक दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है, वो व्यवसायिक फसलें कहलाती है। जैसे कपास। कपास किस चीज के लिए है? या तो उसके लिए जूट उद्योग के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जैसे अपन ने देखा था अभी अपने ऊपर पहली क्लास में जब पढ़े थे उद्योग, उसमें वस्त्र वगैरह के लिए है ये। ठीक है, गन्ना किसके लिए है? चीनी वस्त्र उद्योग के लिए है। तंबाकू आप सबको पता ही है। और तिलहन, तिलहन का इसके लिए है तो तेल उत्पादन के लिए, खाद्य तेल उत्पादन के लिए। चलो, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खाद्यान्न फसलों की। खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल आती है राजस्थान की, वो है गेहूं। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, अन्न का भंडार कहा जाता है गंगानगर को। उसके बाद गेहूं उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? 5वें पर। अब इसकी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है ना, किस में पूछता है फसलों की? या तो रैंकिंग पूछेगा। अब रैंकिंग में भी क्या होता है, जो इसमें राजस्थान पहले दूसरे पर है वही पूछता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है, फसलों की किस्में। तो अब कैसे याद रखनी है? तो गेहूं कौन से कलर का होता है? सुनहरे कलर का ही होता है, सोने जैसा। तो उससे याद रखनी है कल्याण सोना। ठीक है, उसके बाद सोनालिका, गंगा सुनहरी, शरबती, ये तो याद रखनी है। उसके बाद अब मंगला, लाल बहादुर और मैक्सिकन कोहिनूर और दुर्गापुरा, ये आपको वैसे याद रखनी पड़ेंगी। तो एक बार और रिपीट करें तो सोने के हिसाब से कौन कौन सी हो जाएंगी? कल्याण सोना, सोनालिका, गंग सुनहरी, शरबती। उसके बाद मैक्सिकन कोहिनूर, ये भी हीरा सोना एक जैसे, वैसे याद रख सकते हो। दुर्गापुरा 65 और मंगला और लाल बहादुर, ये भी इसी की फसलें हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में जो है ना, वो राजस्थान के 14 जिलों में कार्यरत है। मतलब इसके तहत जो है ना गेहूं दिए जाते हैं फ्री में, तो वो राजस्थान के 14 जिलों में दिए जाते हैं। दूसरे नंबर की राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण फसल आती है बाजरा। तो बाजरे का जो है भारत, राजस्थान जो है ना भारत की कुल बाजरे का कितना प्रतिशत? 44% उत्पादन करता है और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। मुख्य बाजरा उत्पादक जिले कौन से हैं? तो पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले और जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, ये आएंगे। नागौर, धौलपुर, दौसा, ये सब आते हैं। राजस्थान का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तो कूड़ा मनाली बाड़मेर में बना है, पहला। ठीक है, उसके बाद इसकी किस्में है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। किस्में याद रखनी ही रखनी है। तो इसकी कौन कौन सी है? आरसीबी 1911, राजस्थान 171, नंदी 70, पायोनियर और आरएचबी 30। तो ये आरसीबी वाला आरएस में 2 बार पूछा गया है। तो राजस्थान 171, आरसीबी 911, आरएचबी 30, ये सारी बाजरे की फसलें हैं। उसके बाद राजस्थान के 21 जिलों में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत, इसका न्यूट्रिशियल मिशन है, उसके तहत 21 जिलों में बाजरे का वो किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, मोटा अनाज, बाजरे को मोटा अनाज, सुपर फूड, पौष्टिक धान्य, ये सब कहते हैं। और पौष्टिक धान्य, मोटा अनाज में और कौन कौन सी फसलें आती है? तो उसमें आती है बाजरा, ज्वार, रागी, चीना, सावा, कंगनी, कुट्टू, कोदो और कुटकी, ये सारे आते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान 36% हिस्सेदारी के साथ भारत में पहले स्थान पर है। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन योजना कब चलाई थी? 2022-23 में। और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस, ये यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ना, मोटा अनाज या बाजरा दिवस घोषित किया गया था वर्ष 2023 को। ये स्टेटमेंट में बना के पूछा जा सकता है। अगली हमारी फसल आती है जौ। तो जौ की जो है ना, और कुछ नहीं याद रखना, जो कि सिर्फ आपको उन्नत किस्में याद रखनी है। कौन सी? वो भी 2, राजकिरण और ज्योति। ये 2 बार पूछा गया है, 2-3 बार, राजकिरण और ज्योति। बस, जौ की फसलें कौन कौन सी है? तो जौ से एक तो ज्योति हो ही जाएगा, और एक राजकिरण भी याद रखना है। ज्योति, ज्योति का ही सिमिलर क्या होता है? किरण होता है। ठीक है, ज्योति का मतलब प्रकाश, वैसा ही होता है, किरण का भी वही होता है। तो उससे क्या हो जाएगा? ज्योति और राजकिरण दोनों हो जाएगा। चलो, अगला जो है वो है मक्का। मक्के के बारे में क्या है? काली दोमट, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में और दोमट मृदा में मिलती है ये। इसकी प्रमुख किस्में देखेंगे हम तो माही कंचन, माही धवल, नवजोत, सविता, सूर्य किरण, पूसा विवेक, मेगा, ये सब है। तो इसमें 2-3 याद रखनी है। एक तो सूर्य किरण याद रखनी है,
एक माही धवल और एक माही कंचन और नवजोत। ये 3-4 याद रखनी है आपको, ठीक है ना। सूर्य किरण, माही धवल, माही कंचन और नवजोत। राजस्थान में शीर्ष मक्का उत्पादक जिले उदयपुर संभाग है। सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर संभाग में होता है। उसके बाद कपास आ गया। कपास को कालिया रेगुर मिट्टी में होता है, इसी कारण इस मृदा को ना कालिया कपास मृदा को कपासीय मृदा भी कहते हैं, ठीक है, कपासी मृदा भी। राजस्थान में कहाँ कहाँ होती है कपास? तो श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, नागौर में, इन जिलों में होती है। सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। इसकी कस्में, वो जो किस्में देखेंगे ना, प्रमुख किस्में, तो वो कौन कौन सी है? वीरनार, वरालक्ष्मी, गंगानगर अगेती और एक बीकानेरी नरमा। तो एक तो नरमा याद रखना है, नरमा। उसके बाद वीरनार। ये दोनों किसकी किस्में हैं? तो कपास की किस्में हैं ये, ठीक है। और नरमा या लंबे रेशे वाली कपास की फसल कौन सी है? तो अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में गंगानगर और हनुमानगढ़ में नरमा कहा जाता है। उसके बाद सफेद सोना कहा जाता है इसको। बीटी कॉटन, कपास पर लगने वाला खास वर्म है, ये कीड़ा है जो उसको मारने के लिए जो ये फसल बनाई गई है। ये क्या करता है बेसिकली? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक जीएम क्रॉप की तरह है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है ये, है ना। ये क्या करता है? कपास पर लगने वाला जो खास वर्म है ना, उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो क्योंकि ये फसल को नष्ट करता था। इसके बाद इसके उत्पादन क्षेत्र देखते हैं हम। उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, ये दक्षिणी, यहाँ पर जो है नरमा कपास या बीकानेरी कपास बोई जाती है, बीकानेरी नरमा। और दक्षिणी क्षेत्र में जो है ना, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यहाँ पर देसी कपास बोई जाती है। और हाड़ौती वाला क्षेत्र जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर मालवी कपास और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपको, तो किसमें याद रखनी है? वीरनार, वरहा लक्ष्मी और नरमा। उसके बाद गन्ने की बात करते हैं। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये पीवाईक्यू है कि गन्ना एक कौन सी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। और उत्पादन क्षेत्र क्या है? गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर। फसलें इसकी किस्में कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ याद रखना है उष्णकटिबंधीय फसल है और गंगानगर, चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा होता है। चावल, चावल के लिए याद रखनी है माही सुगंधा। माही कंचन और माही धवल किसकी थी? ये दोनों किसकी थी? तो मक्का की, ठीक है। अब माही सुगंधा, चावल से हम देखते हैं जैसे बासमती चावल से खुशबू आती है, तो उससे याद रख लो माही सुगंधा। पूसा सुगंधा भी वही है। बासमती आपको पता ही है, परमल चावल से ही बनते हैं, तो वो हो जाएगा एक चंबल। चंबल को चावल से याद रखो, तो चंबल, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म सम्राट वगैरह है, तो इसमें जो है ना माही सुगंधा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माही सुगंधा, बासमती आपको याद ही है, परमल रख लो एक एक, चंबल। उत्पादन क्षेत्र का है तो बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, ये इसके उत्पादन क्षेत्र हैं। अगली आती है ज्वार। ज्वार के लिए जो है ना, ज्वार के लिए उन्नत किस्मों में एक याद रखनी है राजस्थान, एक चरी, ये याद रखनी है बस। और उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर, भीलवाड़ा में। तिलहन फसलें आती है राजस्थान की। अब तिलहन फसलें, बेसिकली तिलहन फसलें क्या होती हैं? तिलहन फसलें होती है जिनका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो तेल निकालने के लिए, खाद्य तेल। जैसे राय, सरसों का तेल हो गया, तारा मीरा, सोयाबीन से तेल हो गया, खाद्य तेल, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली, ये सब, अलसी, ये सब हो जाएंगे। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान जो है ना, 20% भाग राजस्थान से आता है तिलहन का। राजस्थान तिलहन उत्पादन में, कुल तिलहन उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो फर्स्ट स्थान पर है भारत में। फिर उसके बाद तिलहन फसलें के जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? तो अलसी कहाँ कहाँ होती है? प्रतापगढ़, झालावाड़, हाड़ौती में होती है अलसी। तिल कहाँ होती है? पाली, सवाई माधोपुर में तिल होती है। अरंडी कहाँ होती है? जालोर और सिरोही में होती है। अरंडी के बीजों में अधिकतम तेल पाया जाता है। इसमें 40 से 60% तक तेल की मात्रा होती है अरंडी के बीजों में, ठीक है। और अरंडी कहाँ कहाँ होती है? तो जालोर और सिरोही में होती है। उसके बाद सरसों, सरसों की जो है ना, वो फसलें देख लो तो उत्पादक जिले टोंक, अलवर, गंगानगर, भरतपुर, ये वाले हैं। इसकी फसलों में सबसे पहले एक फसल याद रखनी है, जीएम क्रॉप है ये फसल में, ताकि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है कि फसलों में ना उनके बीजों में चेंज कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो, ये जल्दी खराब ना हो, जलवायु परिवर्तन को झेल सके, कम पानी में उत्पादन किया जा सके, इसके लिए। तो इसके लिए एक
DMH11 सरसों है, ये याद रखनी है। सीधा सीधा वो पूछेंगे DMH11, ठीक है। DMH11 क्या है, तो ये क्या है, एक सरसों की फसल का प्रकार है। कौन सा? GM क्रॉप का, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का। उसके बाद याद रखनी है तो बोल्ड, पूसा कल्याण, पूसा जय किसान, पीताम्बरी, रजत, सूरज जय किसान, ये सारी हैं। ठीक है। तो उसके बाद राजस्थान का प्रथम स्थान है, इसमें हमने देख ही लिया, सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। राजस्थान कुल भारत की कितनी 46.16% सरसों उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है ना। तिलहन में भी, कुल तिलहन में भी हम पहले स्थान पर हैं। फर्स्ट राजस्थान फर्स्ट किस किस में? सरसों में, तिलहन में, बाजरे में, इन सब में पहले स्थान पर है। तो उसके बाद मूंगफली आती है। मूंगफली में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जयपुर, गंगानगर, इनमें होते ही है। राजस्थान का बीकानेर को क्या है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। गुजरात का राजकोट है, वहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, मूंगफली का। इसी तरह राजस्थान में कहाँ होता है, तो बीकानेर में होता है। इस कारण से इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। उसके बाद अफीम, चित्तौड़गढ़ में जो है अफीम का उत्पादन होता है। चना, दलहन फसलों में आते हैं। प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, तो अजमेर, गंगानगर, ये हैं। अन्य फसलें देखोगे तो उड़द हो गई, हाड़ौती, मेवाड़, दक्षिणी राजस्थान में मसूर में झालावाड़, प्रतापगढ़, अलवर, ये हो जाएंगे। ईस्ट बगोल और गोड़ा जीरा, इसकी प्रमुख मंडी कहाँ है, तो ईस्ट बगोल की भीनमाल, जालोर में। ईसब गोल कहाँ होती है सर्वाधिक, जालोर में, ये याद रखना है। और प्रमुख मंडी भी कहाँ है, भीनमार, जालोर में। जीरा जोधपुर में, धनिया झालावाड़ में। बागवानी फसलों में क्या है, आम, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। आम के लिए कौन सा फेमस है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। मेन तो बांसवाड़ा है आम के लिए। अगर आम की नगरी कौन सी है पूछा जाए तो बांसवाड़ा। अमरूद के लिए सवाई माधोपुर, ठीक है। संतरों के लिए झालावाड़, इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अंगूर के लिए गंगानगर। खरबूजा कहाँ है, पाली में। माल्टा श्री गंगानगर में। नींबू भरतपुर में। ये रहा संतरा, झालावाड़ में, ठीक है। उसके बाद नाशपाती भी झालावाड़ में। किन्नू संतरे की तरह ही होता है लेकिन छोटे होते हैं, ये गंगानगर में। ये सब हैं, ये इनमें से बस दो तीन ही याद रखनी है। जैसे आम वाला है तो बांसवाड़ा। अमरूद के लिए सवाई माधोपुर। ये उत्कृष्टता केंद्र आएंगे, आगे पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा ये बस। चलो, अब है अनुसंधान केंद्र संस्थान। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र 1943 में बना था। कहाँ है ये केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा, जयपुर में है ये। केंद्रीय कृषि फार्म 1956 में सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है, केंद्रीय कृषि फार्म कब बना था, 1956 में। कहाँ है, गंगानगर में है, सूरतगढ़ में। ये पीवाईक्यू का प्रश्न है। केंद्रीय कृषि फार्म 1982 में जेतसर, श्री गंगानगर में। सबको सूरतगढ़ याद रखना है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बांसवाड़ा में। उसके बाद ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सरसों के लिए कहाँ है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो सेवर, भरतपुर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला, ये RS 2021 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र ताबीजी कहाँ है, तो अजमेर में है ताबीजी, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र। उसके बाद खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, बीछावाल, बीकानेर में ही है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में दो हो गए, चावल के और मक्का के। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गूड़ा मनाली, बाड़मेर में। ये आ गया। उत्कृष्टता केंद्र है, ये याद रखने हैं। जैसे संतरे का कहाँ है, झालावाड़ में। नींबू का नानता कोटा में है, नींबू का। सीताफल का कहाँ है, चित्तौड़ में। खजूर का जैसलमेर, बोझका में है खजूर का। उसके बाद अनार का बस्सी, जयपुर में। आंवले का कहाँ है, खेमरी, धौलपुर में। फूल का सवाई माधोपुर में। अमरूद के लिए कहाँ है, देवड़ावास, टोंक में। और सब्जी के लिए बूंदी में। ये अमरूद वाले के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से लोग सवाई माधोपुर लगाएंगे, लेकिन ये कहाँ है, टोंक में है अमरूद वाला। ये अभी इसी साल 2025 में घोषित किया है इसको, 2025 वाले बजट में, ठीक है।
तो उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 47 है कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है। अब प्रमुख कृषि क्रांतियां देखते हैं, जिनमें सीधा सीधा वो पूछते हैं ये क्रांति किससे रिलेटेड है, किसने शुरू की थी, ये पूछते हैं। तो श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दूध की बाढ़ ला देंगे। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन जी है। ओके। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और वर्गीस कुरियन है। हरित क्रांति हम सब जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। हमें फसल उत्पादन बढ़ाना था, खाद्यान्न फसलों का, हमारी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है। तो ये कहा है, तो ये गेहूं से संबंधित है। और इसके जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन तो भारत में, और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ थे? विश्व में। उसके बाद आती है पीली क्रांति, ये तिलहन से संबंधित है। इसको कैसे याद रखोगे? सरसों क्या है? एक तिलहन फसल है सरसों। उसके फूल कैसे होते हैं? पीले फूल होते हैं उसके, है ना। तो उससे याद रख लेना, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली और समुद्री उत्पादन से संबंधित है। मछलियों के उत्पादन से नीली क्रांति, वही पानी से संबंधित है। दूसरे या ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति या दूसर क्रांति किससे है? उर्वरकों से। ठीक है। यूरिया वगैरह ये सब के इससे संबंधित है ये। उसके बाद भूरी या ब्राउन क्रांति, खाद्य प्रसंस्करण और गैर परंपरागत उद्योगों से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण से है भूरी क्रांति। बादामी क्रांति मसालों से है। मसाले कैसे दिखते हैं? एक बार पीस के जैसे सबको मिक्स करोगे तो वही बादाम जैसे ही दिखते हैं वो, तो इसलिए बादामी क्रांति। लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों से संबंधित है। रजत सिल्वर क्रांति, तो ये अंडे से। अंडा कैसा होता है? सिल्वर कलर का, ही व्हाइट सा दिखता है सिल्वर। ठीक है, तो वैसा। गुलाबी क्रांति झींगे से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, वही बायोडीजल कैसे काले कलर का होता है तो काली हो जाएगी। गोल क्रांति आलू, आलू गोल होते हैं। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए। और इंद्रधनुष संपूर्ण कृषि उत्पादन को। एक बार जल्दी से अगर देखें इनको, जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है, याद करना। श्वेत क्रांति मन में बोलो, दूध, दूध से संबंधित है वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है, एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, ठीक है, सरसों वगैरह से संबंधित है पीली क्रांति। उसके बाद नीली क्रांति मछली और समुद्री उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति। ओके। उसके बाद दूसरे या ग्रे क्रांति उर्वरकों से संबंधित। भूरी क्रांति या ब्राउन क्रांति खाद्य प्रसंस्करण। बादामी क्रांति मसालों से, मसाले ब्राउन हो जाते हैं, बादामी क्रांति हो गई। उसके बाद लाल क्रांति मांस या टमाटर से। रजत क्रांति कुक्कुट या अंडे से संबंधित है। उसके बाद गुलाबी क्रांति झींगे पालन से, कि याद रखना है कौन सी? गुलाबी, झींगे से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से। गोल क्रांति आलू से। धनुष क्रांति संपूर्ण कृषि उत्पादन से संबंधित है, धनुष क्रांति। और अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद कृषि के विकास के लिए प्रमुख योजनाएं वगैरह और प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो नाबार्ड है प्रमुख संस्थान। ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को। ग्रामीण ऋण व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था है, ग्रामों में कृषि के लिए और अन्य चीजों के लिए ऋण देता है नाबार्ड। अब कृषि विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं की चर्चा करें हम, तो सबसे पहले आती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। 2019-20 में शुरू की गई थी ये। इसका जो लोगो है वो क्या है? खेती में जान तो सशक्त किसान। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? महाराष्ट्र के किसान थे सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर ने शुरू किया था। इसका जो वो है ना, मोटिव क्या है कि हम क्या करें? पारंपरिक तरीकों से कृषि करें, जिसके कारण हमारी लागत जो है ना एकदम शून्य हो जाए। कृषि में लागत किस चीज की? जैसे सिंचाई की अधिक लागत होती है ना, उर्वरकों की। तो उर्वरक में क्या करेंगे? हम नेचुरल खाद वगैरह डालेंगे। ठीक है। और बीज जो है ना, बीज घर पे ही तैयार करेंगे। सिंचाई के लिए भी बहुत कम सिंचाई, कृषि की नमी जो है, भूमि की नमी, उसी का उपयोग करेंगे। तो इस कारण से हमारी क्या होगी? लागत बहुत कम हो जाएगी, लगभग शून्य के बराबर। इस कारण से इसको शुरू किया था सरकार ने, है ना, सुभाष पालेकर से प्रेरणा लेकर। तो क्या क्या याद रखना है इसमें? सुभाष पालेकर, पारंपरिक तरीकों से खेती की जाती है, लागत को लगभग शून्य बनाया दिया जाता है। और इसका राजस्थान सरकार का जो लोगो है, मोटिव है ना, वो क्या है? खेती में जान तो सशक्त किसान। उसके बाद कृषक कल्याण कोष बनाया था 2019 में। वर्तमान में कितने का हो चुका है? 7500 का करोड़ का हो चुका है, 7500 करोड़ का। ठीक है। उसके बाद आती है सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 2021 में।
महिला किसानों को 50,000 रुपए के ई भुगतान पर 1,000 रुपए दिए जाते हैं। महिला किसान अगर 50,000 रुपए तक का ई भुगतान करती हैं या ग्रहण करती है ना, कि भाई आप जो है हमने फसल बेची, तो आप मेरे को क्या है ऑनलाइन पेमेंट कर दो, फोन पे वगैरह कर दो, तो उसमें क्या होगा ना, हमें 1,000 रुपए, महिला किसानों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जो कि कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर से शुरू होकर अभी भारत के राजस्थान के जो 10 जलवायु खंड है ना, सभी में लागू कर दी। इसका मतलब क्या है, बीज स्वावलंबन में कि किसान जो है ना, स्वयं अपने स्तर पर ही बीजों का निर्माण करेंगे। ठीक है। उसके बाद पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी, पीएम फसल बीमा योजना। इसमें 3 प्रकार के प्रीमियम होते हैं। रबी में कितना, 1.5% का, खरीफ में 2% का और बागवानी में 5% का। मतलब क्या है कि मान लो आपके 100 रुपए लग रहे हैं फसल में, तो आपको क्या करना है, 1.5% का रबी के लिए, क्योंकि रबी की फसल में जोखिम कम होता है, 2.5% का खरीफ के लिए और 5% का बागवानी या व्यापारिक फसलों के लिए, बागवानी या व्यापारिक फसलों के लिए। इसका इतने का प्रीमियम दे दो आप, 1.5 रुपए दे दो, तो आपको अगर फसल नष्ट हो गई तो सरकार आपको 100 रुपए देगी फिर, है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इसका लोगो क्या है, प्रति बूंद अधिक फसल, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें केंद्र राज्य का अनुपात कितना है, 60-40 का है। इसकी टैगलाइन क्या, हर खेत को पानी। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा ज्योतिबा फूले कृषक कल्याण योजना 2015 में शुरू किया गया था इसको। इसमें क्या है, इसमें 3-4 तरह की राशियां दी जाती हैं, सहायता राशि। जैसे विवाह सहायता पहले 50,000 थी, उसको बढ़ाकर अब 75,000 रुपये कर दिया है। जो भी कृषि श्रमिक होंगे ना, उसमें जैसे मान लो कृषि श्रमिक महिला है, तो उसके विवाह के लिए उन्हें 75,000 रुपये दिए जाएंगे। उसकी बेटियों के लिए भी, 2 बेटियों की शादी के लिए भी 75,000 रुपये दिए जाते हैं उन्हें। प्रसूति सहायता, जब वो लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसको जो है ना छुट्टियां दी जाएंगी 45 दिन की, और उसकी लेकिन उसे मजदूरी मिलेगी, क्योंकि ये लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो इनको क्या है ना मजदूरी के लिए बेचारों को मजदूरी मिलती नहीं है जब छुट्टियां करते हैं। तो लेकिन सरकार ने योजना शुरू की है, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना। तो इसमें इनको जब प्रेग्नेंट होंगी तो उसके बाद 45 दिन की छुट्टी भी मिलेंगी और उसमें मजदूरी भी मिलेगी। और इसी में जब उसके पति को जो है ना पितृत्व अवकाश, वो पति भी अगर वहां काम कर रहा है या कोई मजदूर है वो काम कर रहा है और उसके बच्चा हुआ है उसकी पत्नी के, तो उसको 15 दिन की छुट्टियां मिलेंगी उनकी देखभाल के लिए। चिकित्सा सहायता के लिए 20,000 रुपए दिए जाते हैं। और छात्रवृत्ति, इनके बच्चे अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं ना, उन्हें 60% से अधिक की छात्रवृत्ति दी जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 का है। केंद्र राज्य अनुपात कितना है, 60-40 का। इसके 4 उप मिशन है, ये पूछते हैं वो। ठीक है। सबसे पहला है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, रेन एरिया डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्वास्थ्य कार्ड, जिसको हम वो बोलते हैं सॉइल कार्ड, मृदा हेल्थ कार्ड या सॉइल कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है। उसके बाद कृषि वानिकी पर उपमिशन और पारंपरिक कृषि विकास योजना, ये इसके 4 उपमिशन हैं। जैविक राज्य सिक्किम की तरफ पर डूंगरपुर को पहला जैविक जिला बनाया जा रहा है। जैसे राजस्थान में, सॉरी भारत में जो है ना, पहला जैविक राज्य कौन सा बना था, जो पूरी तरीके से प्राकृतिक कृषि करता था, जैविक खेती करता था, तो सिक्किम। उसी की तर्ज पर जो है ना, डूंगरपुर को राजस्थान का पहला जैविक जिला बनाया जा रहा है। पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती होगी यहाँ पर, नेचुरल फार्मिंग होगी, ऑर्गेनिक खेती, है ना। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की थी। कहाँ से, सूरतगढ़ हनुमानगढ़ से, सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू की थी। प्रमुख वाक्य क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा। फिर राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति कब आई थी, सिर्फ डेट याद रखनी। अभी इसने अधीनस्थ बोर्ड ने 1-2 पेपरों में पूछा था, ये कब लाई गई थी, ये 2019 में लाई गई थी, 17 दिसंबर को। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में कार्यरत है, 31 जिलों में। किसान कलेवा योजना, 5 रुपए में भोजन दिया जाता है उनको, मंडी मजदूरों को, जब वो होती है ना धान मंडियां या अन्य मंडियां, वहां पर अनाज बेचने जाते हैं किसान, तो उनको 5 रुपए में जो है नाश्ता वगैरह ये सब दिया जाता है, भोजन वगैरह। फिर राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन 2010 में, ये कोई ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, 60-40 का रेशियो है इसका। उसके बाद राजीव गांधी कृषक सहायता योजना 2009 में, यदि कोई खेतीहर मजदूर किसान, इनकी जो है ना किसी कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इनको। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2000
7-8 में लाया गया था ये। गेहूं और दलहनों के उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था केंद्र सरकार ने। 33 जिलों में ही चलाया जा रहा है ये। केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? 60-40 का है। गेहूं के लिए 14 जिलों में, दलहन के लिए 16 में, वाणिज्यिक फसलों के लिए 16 में, मोटे अनाज के लिए 12 जिलों में। ठीक है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अल्पकालिक ऋण के उद्देश्य से शुरू किया गया था इसको। कब? 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें किसानों को क्या है? ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, अल्पकालिक ऋण दिया जाता है इनको। ठीक है। उसके बाद राजस्व संघ आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 मार्च 1976 को। राज्य स्तरीय शीर्ष सरकारी समिति संस्था है ये। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है उद्योगों से संबंधित। तो उद्योगों का सबसे पहले अगर हम वर्गीकरण देखेंगे तो उद्योगों के 2-3 तरीके से वर्गीकरण। आकार के आधार पर क्या बोलते हैं इन्हें? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग, यानी बड़े उद्योग। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित। और स्वामित्व के आधार पर निजी, सार्वजनिक क्षेत्र के, संयुक्त यानी कि निजी और सार्वजनिक जो दोनों होते हैं वो, और सहकारी, ये वाले आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में कौन कौन से होते हैं? सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, जस्ता उद्योग, कांच उद्योग, पत्थर उद्योग, मार्बल ग्रेनाइट। पत्थर में कौन कौन से? मार्बल और ग्रेनाइट। और अभ्रक उद्योग, ये सारे आ जाएंगे खनिज आधारित उद्योगों में। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखते हैं सबसे पहले खनिज खनिज और तेल, गैस तेल। एक अन्य उद्योग कौन सा होता है? खनिज और गैस तेल वाला उद्योग होता है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है? 81 प्रकार के, जिनमें से हम अभी कितने का खनन कर रहे हैं? 58 का। राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य वाला खनिज, कौन कौन से ऐसे 3 खनिज है राजस्थान में जिनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक है? कौन कौन से? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला हमारा कौन सा उद्योग आता है? सीमेंट उद्योग। इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए? चूना पत्थर और जिप्सम। खनिज हैं ये दोनों, चूना पत्थर और जिप्सम, ये कच्चा माल चाहिए होता है इसके लिए। राजस्थान देश में सीमेंट उत्पादन में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। राजस्थान की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़ को। पहली सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी थी? एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में खुली थी 1912 में, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। राजस्थान की पहली सीमेंट की कंपनी कौन सी है? एसीसी सीमेंट। एसीसी लाखेरी बूंदी में खुली थी 1912 में, निक्सन कंपनी के द्वारा, क्लिक निक्सन के द्वारा। सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खुला था पहला? गोटन नागौर में। ठीक है, 1984 में। इसके बाद जेके वाइट सीमेंट कंपनी के द्वारा खुला था ये 1984 में, सफेद सीमेंट का। सीमेंट उत्पादन करने वाले कारखाने और जिलों के नाम। एसीसी सीमेंट हमने देखा ही, लाखेरी बूंदी में पहला कारखाना। उसके बाद चित्तौड़ में कौन कौन से हैं? तो चित्तौड़ में 3-4 हैं। ठीक है, कौन सा? चेतक, जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, आदित्य सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट, अल्ट्राटेक और वंडर सीमेंट। लगभग लगभग सारे सीमेंट के हैं, कुछ को छोड़ के। सिरोही में जेके लक्ष्मी का यहाँ भी है। उदयपुर में हिंदुस्तान सीमेंट है। कोटा में कौन कौन सा है? मंगलम, जो कि मोडक में है, और श्री राम सीमेंट। अन्य देखेंगे हम, श्री सीमेंट ब्यावर में। जेके वाइट सीमेंट राजस्थान का पहला वाइट अपन ने देख लिया, गोटन नागौर में। बिरला वाइट सीमेंट, सबसे बड़ा वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ है? ये खरिया खंगार जोधपुर में। ठीक है। अगर सफेद सीमेंट के लिए कौन सा जिला फेमस है ये पूछें तो कौन सा है? अपना नागौर है ना। और सबसे बड़ा पहला कारखाना भी यहीं खुला, पहला भी यही सफेद सीमेंट का। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो खरिया खंगार में, जोधपुर में। अंबुजा सीमेंट की कहाँ है? तो ये अपनी कहाँ पे? मूंडवा नागौर में। और रबरियावास पाली में। बिनानी सीमेंट की सिरोही और नीम का थाना सिक्कर, 2 जगह पे है। ठीक है। तो अब एक बार और अगर सीमेंट को अपन रिवाइज करें, सीमेंट का जो है ज्यादा कुछ आपको सबसे पहले याद रखना है, कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए सीमेंट के लिए? चूना पत्थर जिप्सम। राजस्थान देश में कौन से नंबर पर? पहले स्थान पर। सबसे सीमेंट नगरी कौन सी है? तो चित्तौड़ है। राजस्थान की सीमेंट नगरी चित्तौड़ है। सबसे पहला कारखाना कहाँ खुला? बूंदी लाखेरी में खुला, क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1912 में। सफेद सीमेंट का कहाँ खुला था? गोटन नागौर में खुला था, है ना। उसके बाद सीमेंट के कारखाने देखेंगे तो चित्तौड़ में कौन कौन से हैं? चेतक, जेके बिरला, जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, ये सब है। कोटा में मंगलम और श्री राम है।
और व्हाइट सीमेंट के बारे में देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, व्हाइट सीमेंट की नगरी कौन सी है, तो नागौर है। सबसे पहला कारखाना भी यहीं खुला था, नागौर में। लेकिन सबसे बड़ा कहाँ है, खरिया खंगार जोधपुर में। उसके बाद अगला उद्योग आता है अपना जस्ता उद्योग। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ है, तो ये है देवारी उदयपुर में। ये ही जिंक का, जस्ते का उत्पादन करती है। वेदांता जिंक ब्लॉक कहाँ है, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है ये। फिर उसके बाद अगला उद्योग है अपना तांबा उद्योग। जस्ता तांबा एक ही से ही मान सकते हो, तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था उपक्रम, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, केंद्र सरकार के द्वारा। ये जस्ते तांबे का उत्पादन करता है। इसके 3 संयंत्रों की स्थापना की थी, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, चांदमारी कॉपर कॉम्प्लेक्स और दरीबा कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी और चांदमारी तो कहाँ है, झुंझुनू में, और दरीबा कहाँ है, अलवर में। उसके बाद कांच उद्योग आता है। तो कांच उद्योग का सबसे ज्यादा विकास कहाँ पर हुआ है, धौलपुर में। देखो क्या है, सबसे पहले तो वो पूछेंगे कि मान लो जैसे दे दिया, सीमेंट का उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, सीमेंट का चित्तौड़ में। उसके बाद सफेद सीमेंट का नागौर में। और कांच उद्योग का कहाँ है, तो धौलपुर में। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं। उसके बाद ये सीधे सीधे इन फैक्ट्रियों का नाम देके और मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे, कहाँ स्थित है कहाँ नहीं है। तो सबसे पहले आती है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। ये कहाँ है, तो ये धौलपुर में है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, ये याद रखना है। द हाईटेक कौन सी की है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, ये सरकारी है ना। उसके बाद धौलपुर ग्लास वर्क्स आती है, ये धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये धौलपुर में ही है लेकिन निजी क्षेत्र की है। उसके बाद सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ है, कोटा में है। ये टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का काम करती है सेमकोर। सेमकोर कहाँ है, कोटा में है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, कहरानी भिवाड़ी अलवर में है ये। सेंट गोबेन कहाँ है, अलवर में। रिवीजन करें तो द हाईटेक सार्वजनिक क्षेत्र की है, कहाँ पर है, धौलपुर में है। धौलपुर ग्लास निजी क्षेत्र की है, धौलपुर में है। सेमकोर कोटा में है। सेंट गोबेन अलवर में है ना। अब आ जाओ मार्बल उद्योग पे। तो राजस्थान देश में पहले स्थान पर है मार्बल उद्योग में। सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है, राजसमंद जिले में। मार्बल मंडी कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर में है। और सफेद मार्बल कहाँ होता है, मकराना नागौर में, जिससे ताजमहल बना है, ठीक है ना। मकराना नागौर के संगमरमर से सफेद मार्बल या संगमरमर कहते हैं इसको। उसके बाद ग्रेनाइट उद्योग। तो राजस्थान की ग्रेनाइट उद्योग की सिटी कौन सी है, जालोर। जालोर बाड़मेर में विकास हुआ है। ग्रेनाइट सीधा सीधा पूछते हैं राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, तो कौन सी है, जालोर। उसके बाद अबरक उद्योग। अबरक उद्योग में राजस्थान में अबरक ईंट बनाने का कारखाना कहाँ है, अबरक से ईंट बनाने का, तो वो कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा को राजस्थान की माइका सिटी कौन सी है, माइका सिटी या अबरक सिटी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वस्त्र सिटी भी है ना। और मार्बल के लिए जालोर हो गया। पत्थर उद्योग आते हैं। प्रमुख केंद्र संगमरमर के लिए राजसमंद नागौर ये सब है। अब अगर वो पूछते हैं ना, जैसे कोटा स्टोन के लिए कोटा फेमस है, लाल पत्थर के लिए धौलपुर है, पीले पत्थर के लिए जैसलमेर है, और काले संगमरमर के लिए जयपुर है। मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे, कोटा स्टोन कोटा, लाल पत्थर के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो धौलपुर फेमस है। पीले पत्थर के लिए जैसलमेर फेमस है, और काले संगमरमर के लिए जयपुर फेमस है। खनिज तेल, अब देखते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग। तो भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का राजस्थान में योगदान कितना है, राजस्थान का 20%। यदि भारत में 100% कच्चे तेल का उत्पादन होता है ना, तो उसमें 20% राजस्थान से होता है। बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉम्बे हाई है ना, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है। यहां से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कच्चे तेल का भारत में। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। 4 बेसिन है राजस्थान में, 14 जिलों में कितना, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, वहां से उत्पादन होता है। 4 बेसिन है, कौन कौन से, देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर और जालोर है। सब उत्पादन केयर इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है, और इससे मैक्सिमम उत्पादन होता है, मैक्सिमम तेल का उत्पादन। ये रहा देखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये रहा, मैप में देखोगे ना तो ये रहा। उसके बाद दूसरा नंबर का है जैसलमेर बेसिन, जो कि जैसलमेर में है, जैसलमेर बेसिन। उसके बाद तीसरे नंबर पे बीकानेर आता है, तो बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें कौन कौन से जिले, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। विंध्यन बेसिन आता है, जो कि हाड़ौती वाले क्षेत्र में और इधर है, तो विंध्यन बेसिन हो गया। इसमें कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ ये वाले आते हैं, जो विंध्यन चट्टानों के, विंध्यन पर्वत का हिस्सा है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, 4 राजस्थान में पेट्रोल का उत्पादन कौन कौन से 4 बेसिन से होता है। आपको नाम अगर पूछे वो तो
बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। उसके बाद मंगला क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में है मंगला क्षेत्र। उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था यहाँ पर? 29 अगस्त 2009 को हुआ था मंगला क्षेत्र में। अन्य कौन कौन से हैं बाड़मेर बाड़मेर के? रागेश्वरी, भाग्यम, ये भाग्यम है, सरस्वती, ऐश्वर्या, कामेश्वरी। बागेवाला क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर में है बागेवाला। राजस्थान वर्तमान में बाड़मेर से कच्चे तेल का उत्पादन लगभग कितना? 66,000 से 67,000 बैरल प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है ना। तेल के उत्पादन को किसने नापते हैं? तो बैरल में। उसके बाद बाड़मेर से प्राकृतिक गैस उत्पादन कितना? तो मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होता है कितना? 2.7 से 2.8 तक के बीच। राजस्थान कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन राजस्थान में कितना होता है प्रतिदिन? तो 3.50 से 3.70 MMSCM, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है पचपंदरा बाड़मेर में। अभी RS मेंस हुआ था 2025 वाला, इसमें पूछा था इसको। इसके बारे में क्या है? सबसे पहले कब शुरू की गई थी ये रिफाइनरी? तो 16 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। परियोजना की लागत कितनी थी? 43,129 करोड़। वित्त पोषण कितना था? 2.1, 2:1 का वित्त पोषण था इसमें। भागीदारी किस किस की है? HPCL और राजस्थान सरकार की। HPCL की कितनी है? 74%, राजस्थान सरकार की 26%। उसके बाद इसकी क्षमता कितनी है? 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है इसकी। BS6 मानक पर है ये, ठीक है ना। फिर देश की प्रथम परियोजना जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण किया गया है, ये पहली ऐसी रिफाइनरी परियोजना है। उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर में है बॉल बियरिंग निर्माण। ये मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं वो, ठीक है ना। मिलान करें में पूछेंगे, सीधा देंगे। नेशनल इंजीनियर इंडस्ट्री कहाँ पर है? जयपुर में। वो पूछ लेंगे बॉल बियरिंग का निर्माण कहाँ होता है? जयपुर में। विद्युत उपकरणों का निर्माण कौन सी करती है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड करती है, कोटा वाली। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT, ये कहाँ है? अजमेर में है। जयपुर मेटल्स, जयपुर। बिजली के मीटर का उत्पादन होता है कहाँ पर? बिजली के मीटर का उत्पादन जयपुर में। कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर पाली में, पानी के मीटर। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर, टीवी का निर्माण किया जाता है यहाँ पर। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री भिवाड़ी में है। और इसमें से जो है ना, ये सिमको वैगन फैक्ट्री, ये याद रखनी है आपको। इसमें क्या होते हैं? रेल के डिब्बों का निर्माण हो रहा है सिमको वैगन फैक्ट्री में। फिर आते हैं वन उत्पाद आधारित उद्योग। तो गोंद उत्पादन कहाँ होता है? चौहट्टन बाड़मेर में। नकाशीकारी फर्नीचर का बाड़मेर में। टसर विकास कार्यक्रम चलाया था वनों के लिए, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में। नमक उद्योग आते हैं राजस्थान में। हमें भी पता है खारे पानी की झीलें होती हैं, इस कारण से राजस्थान में नमक उत्पादन होता है। तो खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो देखो, सांबर, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ से? सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर से होता है। उसके बाद डिडवाना, ये देखो, ये सांबर झील का ही फोटो है। सांबर झील, ये नमक उत्पादन होता है ऐसे, इस पानी से नमक का उत्पादन किया जाता है, ये देखो। फिर डिडवाना, ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई डिडवाना में। यहाँ पर सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का उत्पादन होता है। उसके बाद पचपदरा, पचपदरा में क्या है? राजस्थान सॉल्ट वर्क्स है। यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से प्रयोग करके नमक का उत्पादन करते हैं। फिर अन्य अन्य देखेंगे हम तो लूणकरणसर, कावोद, फलौदी, डेगाना, कुचामन, ये सब है। ये वैसे भी वो खारे पानी की झीलों से याद हो जाएगा। अगर मैप में देखना चाहोगे आप तो ये देखो, नागौर में कौन कौन सी है? डेगाना, नावा। उसके बाद पचपदरा कहाँ है? तो बालोतरा में है, पचपदरा है बालोतरा में। कावोद जैसलमेर में। डिडवाना, डिडवाना कुचामन जिले में। सांबर झील जयपुर में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो अब इनका सीधा सीधा सिर्फ नाम याद रखना है, कौन से जगह पे है ये, मेज ऑफ फॉलोइंग में सीधा पूछेंगे वो। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? गडेपान में है चंबल फर्टिलाइजर। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है? कपासण चित्तौड़ में है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल वाली। उत्तरी भारत का DAP का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है ये, चित्तौड़गढ़ वाला राष्ट्रीय केमिकल, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल। फिर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ है? डिडवाना नागौर में है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ये सलादीपुरा सीकर में।
रॉक फॉस्फेट का ये याद रखना है, रॉक फॉस्फेट वाला जामरकोट रहा। श्रीराम फर्टिलाइजर कोटा में, और मोदी एल्केलीज अलवर में। जिसमें दो तीन याद रखना है, जैसे चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है? कपासन में है, सबसे बड़ा है, ये याद रखना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क डिडवाना नागौर में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर इन वालों में रॉक फॉस्फेट वाला और श्रीराम, श्रीराम कहाँ है? तो कोटा में। श्रीराम सीमेंट भी कोटा में है, और श्रीराम फर्टिलाइजर वाला भी कोटा पे। रॉक फॉस्फेट जाम्बरकोटड़ा उदयपुर में। फिर रबर टायर उद्योग आता है। जेके टायर कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में। यहाँ टायर ट्यूब बनाने का राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। कहाँ पर? जेके टायर्स का, कहाँ? कांकरोली में। टायर ट्यूब की फैक्ट्री अलवर में। अशोक लीलैंड की अलवर हिंदुजा ग्रुप के द्वारा अलवर में है। फिर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी, ये कहाँ है? पिलानी झुंझुनू में है, 1953 में इसकी स्थापना की थी। अब एक चीज और, ये ट्रेंड रहता है राजस्थान में, जो भारत सरकार के उपकरण है ना, यानी भारत सरकार द्वारा जो उद्यम बनाए गए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इनको देखते हैं अपन, भारत सरकार के द्वारा जो जो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन, तो झुंझुनू में कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है झुंझुनू में। ठीक है, ये रहा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी झुंझुनू में, है ना। खेतड़ी झुंझुनू में है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उसके बाद राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्व लिमिटेड और मॉडर्न बेकरी, ये है जयपुर में। इनको देखो, याद करने की ट्रिक क्या है जयपुर वालों की, कि एक तो सांबर वाला तो आपको पता ही है, तो नमक कहाँ बनता है? सांबर झील में, तो वो जयपुर में है सांबर झील, तो वो हो गया। उसके बाद मॉडर्न बेकरी, बेकरीज क्या होंगी? केक वगैरह खाया किसी लोगों ने, बीमार पड़ गए, तो उसके लिए दवाइयाँ चाहिए, तो दवाइयाँ भी कहाँ मिल जाएंगी? राजस्थान ड्रग और फार्मास्यूटिकल, वो भी जयपुर में मिल जाएंगी। उसके बाद एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड, एचएमटी वाला कहाँ है? अजमेर में है एचएमटी का। और इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड, हम ऊपर भी पढ़ा था हमने, कोटा में है इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी उदयपुर में है। जिंक का उत्पादन उदयपुर में ही फेमस है, तो उदयपुर में है ये, है ना। एक बार और रिपीट करूं, देखो सुनो। तो जयपुर में तीन है, कौन कौन से? सबसे पहला सांबर वाला, तो सांबर साल्ट लिमिटेड हो जाएगा, हिंदुस्तान लिमिटेड वाला। उसके बाद अब बेकरी वाला है मॉडर्न बेकरीज, बेकरी का अब बीमार पड़ गए तो क्या चाहिए? ड्रग्स वगैरह चाहिए, तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वाला, ड्रग्स मतलब वही दवाइयाँ वगैरह चाहिए, तो वो हो गया। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है, तो खेतड़ी में, वही खेतड़ी झुंझुनू में जो है अपने, जो है कॉपर का तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो वही होगा। एचएमटी का है, एचएमटी की घड़ियां, एचएमटी से याद रख लो कहाँ है, तो वो अजमेर में है ना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंशन वाला लिमिटेड, वो कोटा में है। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो देवारी में। और राजस्थान सरकार के देखेंगे, ये भी पूछती है राजस्थान सरकार के उपक्रम कौन कौन से। श्री गंगानगर शुगर मिल्स, श्री गंगानगर में जो है वो राजस्थान सरकार की है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, जो धौलपुर में देखी थी अपन ने, कांच वाली, ठीक है, ये चीनी के लिए। फिर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड डिडवाना में, है ना। उसके बाद स्टेट वूल मिल बीकानेर में। वेस्टर्न स्पिनिंग मिल चूनू लाडनू में, चूरू और लाडनू में। राजस्थान स्टेट टेनरीज, ये टोक में। अन्य देखेंगे अपन तो कौन सी है? सेरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में। पुष्प पार्क ऊपर देखा ही था, कुशीगेड़ा अलवर में। होजरी पार्क चौपांकी भिवाड़ी में अलवर में। लेदर पार्क मानपुरा मचेड़ी जयपुर में। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जो जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी का पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा में है ये, जयपुर में। ऑटोमोबाइल पार्क भिवाड़ी में। इसको ऐसे याद रख लो, अलवर में। हमारे यहाँ मारुति सुजुकी ये सब गाड़ियां कहाँ बनती है? मोस्टली वो अलवर में ही बनती है। तो ऑटोमोबाइल किससे? कारों से संबंधित ही होता है ऑटोमोबाइल क्षेत्र, तो भिवाड़ी में है ये। उसके बाद सी डॉक्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीतापुरा में। साइबर पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, साइबर पार्क इंपॉर्टेंट। कहाँ है साइबर पार्क? जोधपुर में। उसके बाद फिनटेक पार्क जयपुर में। सोलर पैनल का निर्माण अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, जोधपुर में। हस्तशिल्प एवं फर्नीचर के लिए बोरानाड़ा एक्सटेंशन बनाया जा रहा है जोधपुर में। बोरानाड़ा जो उद्योग केंद्र है ना, उसके बगल में बनाया जा रहा है। फिर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य एवं खान एवं खनिज लिमिटेड की 30 अक्टूबर 1974 को।
कंपनी अधिनियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये, है ना। इसका कार्य क्या है? राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण और उत्खनन करता है और विपणन करता है। इस कंपनी की ना मुख्य गतिविधियों को चार भागों, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और पीसी प्रॉफिट सेंटर, इनमें बांटा जाए, है ना। तो चारों कौन, इसका कोऑपरेटिव ऑफिस कहाँ है? उदयपुर में, याद रखना है ना। तो क्या क्या है? सबसे पहला राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड कहाँ पर है? इसका ऑफिस कहाँ है? तो उदयपुर में है। इसकी ये चार एसबीयू और पीसी हैं। एसबीयू मतलब स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट यूनिट और पीसी मतलब प्रॉफिट सेंटर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू और पीसी मतलब प्रॉफिट सेंटर। तो चार हैं, कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं। मैच द फॉलोइंग में 2-4 बार पूछा गया ये। रोक फोस्फेट का कहां पर है? जामरकोटड़ा उदयपुर में, रोक फोस्फेट के लिए जामरकोटड़ा। जिप्सम के लिए बीकानेर, लाइमस्टोन के लिए जोधपुर और लिग्नाइट कोयले के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए कहां पर है? जयपुर में। देख लो एक बार और, जयपुर में कौन सा? लिग्नाइट कोयले के लिए, है ना। उसके बाद जामरकोटड़ा में रॉक फोस्फेट के लिए, है ना, उदयपुर में जामरकोटड़ा। बीकानेर में जिप्सम के लिए और लाइमस्टोन के लिए, लाइमस्टोन वाला कहाँ है? तो जोधपुर में है, ठीक है। लाइमस्टोन जोधपुर में, लिग्नाइट जयपुर में, रॉक फोस्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर में और जिप्सम बीकानेर में। उसके बाद निर्यात प्रोत्साहन नीति आई है, अभी राजस्थान सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति आई है। अवधि क्या है इसकी? 8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। सबसे पहले तो यही याद रखना है, कब शुरू हुई? 8 दिसंबर 2024 से कब तक है? 31 मार्च 2029 तक। उसके बाद उद्देश्य देखते हैं इसके। वर्तमान में राजस्थान में कितना जो है निर्यात होता है? वो होता है 83,707 करोड़ का। इसको बढ़ाकर 2029 तक 1.5 लाख करोड़ ले जाना है, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है 2029 तक निर्यात क्षेत्र में कार्यरत श्रम बल को, है ना, दोगुना करना है, ठीक है। उसके बाद इसके रणनीति, पुश रणनीति अपनाई इन्होंने, पुश, ठीक है। पी से क्या है? प्रमोट, यू से अपग्रेड, एस से स्ट्रीमलाइन और एच से हॉर्नेस, है ना। पुश रणनीति, वो पूछेंगे पुश रणनीति किससे संबंधित है? तो निर्यात से संबंधित है। लक्ष्य कितना किया है? 1.5 लाख करोड़, कब तक? 2029 तक। वर्तमान में कितना है? 83,707 करोड़। फिर उसके बाद इसके प्रावधान क्या है? मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन करना है। दस्तावेज तो 50% और 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी दस्तावेजीकरण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए 75% या 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। प्रोडक्ट टेक्सटिंग के लिए 75% का। ये ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ ये 2-3 ही याद रखने हैं। 1.5 लाख करोड़ वाला, कब से कब तक है, और पुश फ्रेमवर्क और ये सब, है ना। फिर आता है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। इसका निर्माण कब हुआ है? नवंबर 2019 में हुआ है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का। अब आगे अगली नीति, राजस्थान खनिज नीति 2024। देखो इसके क्या क्या है लक्ष्य और प्रावधान है जो याद रखने हैं, है ना। खनन रियायत ये वाला नहीं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, रहने दो। दोहन खनिज की संख्या जो वर्तमान में 58 है ना, इनको 2047 तक बढ़ाकर 70 करनी है। हमने ऊपर पढ़ा था राजस्थान में 81 खनिज है, जिसमें से हम 58 का उत्पादन करना है। इनको 2047 तक कितना बढ़ाना है? 70 लेके जाना है ना। राज्य के राजस्व को, खनिज राजस्व को 2029-30 तक 3 गुना तथा 2046-47 तक 1 लाख करोड़ करना है ना। उसके बाद 29-30 तक जो है 50 वृहद खनिज ब्लॉकों की नीलामी करनी है 29-30 तक, 2029-30 तक। और 50 लाख लोगों को रोजगार तक जोड़ना है 29-30 तक, और 1 करोड़ को कब? 46-47 तक रोजगार देना है खनिज क्षेत्र में। खनिज क्षेत्र का जीडीपी में योगदान फिलहाल कितना है? 3.4%। इसको बढ़ाकर कितना करना है? 2029-30 तक 5 और 46-47 तक 8% करना है। उसके बाद एमसैंड नीति है। एमसैंड नीति में क्या है? कृत्रिम रेत का प्रयोग किया जाएगा नदी रेत की जगह, इसके लिए लाई गई है ये। मौजूदा एमसैंड उत्पादन को 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाना है ना।
और 2028-29 तक कितना 30 मिलियन टन तक ले जाना है इसको। सीधा बस ये याद रखना है इसमें कितना उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 20% का। और सरकारी व सरकार से वित्तपोषित निर्माण में ना एम सैंड का प्रयोग कितना 25% एम सैंड का प्रयोग करना है ना। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास कहाँ पर है, जयपुर में है ये। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट गैर लाभकारी संस्थान है ये, खनिजों के लिए है ना। चलो तो इतना हो गया, इसके बाद की चर्चा आगे के टॉपिक में करेंगे हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।